Hello everyone, we were studying physics chapter 1. So, in the previous video, we have studied about the motions and their types. So, before proceeding the topic uniform motion, I would like to teach you some important points like what do we mean by physical quantities and how they are categorized. What is the meaning of displacement and distance and what is difference between them. Okay, so start with physical quantity. So what do we know about physical quantity and what is its definition? So any quantity which can be measured is called physical quantity. मतलब वो कोई भी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकें उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमारे आसपास में ऐसे बहुत ही मतलब हर डेली लाइफ में भी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं जिसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, जैसे मास, लेंथ या कोई भी ऐसी चीज़ आप कुछ भी बोलो, टेम्परेचर, जिसे आप मेजर कर सको, जिसकी क्वांटिटी आपको पता है। क्लियर है? लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है, हम इसको फर्दर कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट्स में, एक स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, कैटेगराइज क्यों करा गया, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने इसको क्लासिफाई क्यों किया, फर्दर टू पार्ट्स में क्वांटिटीज को क्यों क्लासिफाई किया। तो पहली चीज जो है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को हम समझेंगे होता क्या है वो। देखिए, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड से ही बता सकता हूँ, जिसको सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड से ही बता सकता हूँ और वो कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड से, उनको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर है? उनको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगर मैं बोलूँ 1 किलो चीनी, ठीक है, 1 किलो चीनी, तो चीनी में मुझे डायरेक्शन बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। क्लियर है ना? तो वो कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड है। ठीक है, उसमें फर्दर मुझे कोई वैल्यू एडिशन नहीं करना है। लेकिन प्रॉब्लम आए 10 न्यूटन का फोर्स, तो 10 न्यूटन का फोर्स कहते ही हमारे दिमाग में आता है भाई 10 न्यूटन का फोर्स कहाँ पे लगा, कैसे लगा, किस डायरेक्शन में लगा। अब चीनी का डायरेक्शन नहीं बोलोगे ना, किस डायरेक्शन में चीनी, लेकिन आप ये जरूर बोलोगे, आपके दिमाग में आएगा किस डायरेक्शन में फोर्स। समझ में आया? तो हमने देखा कि क्वांटिटीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कोई सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही अपने आप को सेटिस्फाई कर ले रहा और वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें दे दे रहा अपने बारे में, और कुछ ऐसे हैं कि मैं उन्हें मैग्नीट्यूड तो बता दे रहा हूँ लेकिन उसके बाद भी वो हमसे कुछ और डिमांड कर रहे हैं, लाइक डायरेक्शन। क्लियर है? यही है स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज में डिफरेंस। तो सुनिए, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है कि वो क्वांटिटीज जिसे हम कंप्लीटली डिस्क्राइब कर पाएं सिर्फ मैग्नीट्यूड से, अदर उसमें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होती है, तो ऐसे क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। क्लियर है? वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं? वो क्वांटिटीज अगर मैं उन्हें मैग्नीट्यूड बताता हूं तो वो डायरेक्शन की डिमांड करते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर है ये बात? वो क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। जिसे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से अगर डिस्क्राइब कर पाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटीज। क्लियर है? समझ में आया? तो उसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं स्केलर क्वांटिटी के? जैसे डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम, एरिया, लेंथ, प्रेशर। क्लियर है? पावर। क्लियर है? तो ये सारी चीजें होती हैं स्केलर क्वांटिटीज में। वेक्टर में जैसे एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें होती हैं उससे हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। अब एक चीज आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आप ये पता करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? इसके बारे में पता करो और बताओ ये होता क्या है। दूसरा एक है मोमेंटम के बारे में पता करिए कि ये स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, क्या ये स्केलर है या वेक्टर है? ठीक है, तो इनकी कुछ कैटेगरीज होती हैं। जैसे स्केलर क्वांटिटीज को हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम जैसे ऐड करते हैं 1 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना होगा? 3 किलो। क्लियर है? तो हमें इसमें सिंपल जो अर्थमेटिक का लॉ होता है एडिशन का, उसके अकॉर्डिंग हम उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि किसी बॉडी के ऊपर में अगर ये बॉडी है, इधर पे कोई एक डायरेक्शन है जो हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे एक फोर्स लग रहा है F1, और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F2। ठीक है, ये
θ2 और ये θ1 है। ठीक है, तो आप ऐसे सिंपली इसको F1 प्लस F2 इक्वल टू F नेट नहीं लिख सकते हो। क्लियर है? क्यों नहीं लिख सकते हो? क्योंकि वेक्टर की जो एडिशन लॉ होती है वो अलग होती है। समझ में आया? तो हम इसको सिंपली जो वेक्टर होते हैं उसको अर्थमेटिक से नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर वहीं स्केलर हो तो 1 kg प्लस 2 kg इक्वल टू 3 kg, ये सही है। यहाँ पे स्केलर क्वांटिटीज में अर्थमेटिक रूल जो होता है वो फॉलो होता है। वहीं जो हमारा वेक्टर होता है, अगर वेक्टर की एडिशन हम करते हैं तो वहाँ पे फोर्स F1 प्लस F2 माइनस F3, इसका F नेट जो आएगा वो वेक्टर लॉ के हिसाब से आएगा। क्लियर है? इसका जो आएगा वो कैसे आएगा? वेक्टर एडिशन अलग होती है। ठीक है, आप सिंपली उसको ऐड नहीं कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था कुछ हमारे बारे में इसके स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब टॉपिक ये है कि हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। कोई भी वेक्टर है उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे अगर आपको फोर्स को ही अगर बताना हो कि वो ओरिजिन से या किसी बॉडी से या कहीं से भी अप्लाई हो रही है किसी के ऊपर, उसका डायरेक्शन किधर है। जैसे आपको पता है वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के होने की वजह से ही हम उसको सिंपली ऐड नहीं कर सकते जैसे हम स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं। तो उसके लिए हमें इसको रिप्रेजेंट करना होगा। पहले हम इसको प्लेन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, y एंड x है, वो हमारा ओरिजिन है। कोई फोर्स है जो एक हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे लग रहा है। क्लियर है? समझ में आया? अच्छा, ये चीज़ें मैं आपको बताना शायद छोड़ दिया कि ये एरो हेड क्या है, मतलब ये एरो क्या लगा हुआ है। एफ के ऊपर मैं हर बार में करके इसको एरो क्या बना रहा हूँ। तो ये क्या होता है कि जब भी हम किसी वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर के ऊपर एरो लगा देने से या किसी क्वांटिटी के ऊपर एरो लगा देने से ये इसका वेक्टर फॉर्म हो जाता है। कोई भी क्वांटिटी है, मान लीजिए फोर्स ही है, अगर फोर्स का हमें डायरेक्शन पता है तो ये इसको ऐसे कर देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो किसी क्वांटिटी के ऊपर एरो लगने का मतलब है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? नहीं? चलिए तो फिर देखते हैं, ये हमारा फोर्स है। ठीक है, और ओरिजिन से ये हॉरिजॉन्टल से ये थीटा डिग्री पे लग रहा है, यानी अप्लाई हो रहा है किसी बॉडी पे, थीटा डिग्री पे अप्लाई हो रहा है। क्लियर है? ऐसे ये हमारी बॉडी है जिस पे ये थीटा डिग्री पे फोर्स हमारा लग रहा है। कोई प्रॉब्लम है? तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। इसी तरीके से हम फोर्स को मतलब फोर्स को या किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इस चीज़ को। कोई भी वेक्टर है अगर वन डी में लगता है, मतलब किसी भी वन डायमेंशन में लग रहा है, तो हम उसको ऐसे करके दिखाएंगे। क्लियर है? ये क्या है? ये इसका इनिशियल पॉइंट है, और ये हेड जो है ये क्या है? उसका टर्मिनल है, या टर्मिनस बोलेंगे इसको, टर्मिनस पॉइंट। कोई प्रॉब्लम? ये इसका क्या है? इनिशियल पॉइंट। और ये एरो हेड जो है उसका क्या है? फाइनल पॉइंट। मतलब अगर अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है तो उसको रिप्रेजेंट करने का सिंपल तरीका यही होता है कि हम उसको एरो से एक दिखा दें। ठीक है, किसी भी एक एरो से हम उसको रिप्रेजेंट कर दें। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? इसका अपना अपना मैग्नीट्यूड होता है। जैसे आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई बोलता है कि एक बॉडी है, ठीक है, और उसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई 5 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, और उस हॉरिजन से 45 डिग्री पे कोई 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो आप यहाँ से दिखाओगे। ठीक है, अपोजिट साइड में यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस से वहाँ पे 30 डिग्री पे कोई फोर्स लग रहा है, तो आप उस जिसका मैग्नीट्यूड 7 है, तो आप इसको ऐसे करके दिखाओगे। क्लियर है? तो अब आप इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यही सिंपल होता है कि आप उसको क्या करो, मैं एक बार बताता हूँ रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक सेकंड। सो सिंपली अगर आपसे बोलता है कि दो वेक्टर हैं, और पहले ये डायरेक्शन देख लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो एक वेक्टर है जो आपका ईस्ट में वो लग रहा है 30 डिग्री पे।
ठीक है, यानी ईस्ट और नॉर्थ के बीच में मान लीजिए 45 डिग्री पे वो एक्ट कर रहा है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 50 न्यूटन। तो आप कैसे बनाओगे, ईस्ट से 45 डिग्री, ठीक है, ओरिजिन से ही उसको हम सेलेक्ट करेंगे अगर कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। और फिर दूसरा जो वेक्टर है वो साउथ से साउथ वेस्ट में वो लग रहा है 30 डिग्री पे, तो आप क्या करोगे, ओरिजिन से साउथ वेस्ट में 30 डिग्री। तो ये आपका सिंपली क्या हो जाएगा, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन किसी भी बॉडी के ऊपर। अगर कुछ ऐसे बोला है कि 50 न्यूटन का है और अगर आपको सही में ये ड्रॉ करना है तो अब स्केल पे तो आप 50, 40, 70, 80 या 100, 1000 ऐसा नहीं ले सकते ना। तो हमें क्या करना होगा, हमें स्केल डिसाइड करना होगा। जैसे पहला फोर्स अगर वो दे देता है 900 न्यूटन का और सेकंड जो फोर्स है वो हमारा दे देता है 850 न्यूटन का, ये हमारा ईस्ट में लगता है और ये हमारा साउथ में लगता है, ठीक है, क्लियर है। तो अब इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो हमें एक स्केल मेजर करना होगा, यानी स्केल हमें एज्यूम करना होगा। तो हम स्केल क्या करेंगे, हम मान लेते हैं 100 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, क्लियर है, 100 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो बताइए F1 हमारा कितना में चेंज हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर में, कितने हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर में F1 हो जाएगा। और यहीं पे F2 हमारा कितना हो जाएगा, अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 सेंटीमीटर में, क्लियर है। तो अब इसको हम आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि हमने एक स्केल मान लिया कि 100 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो भी जहाँ पे भी जिस डायरेक्शन में भी लगा हो हम उसको दिखाएंगे। अगर पहला वाला मान लीजिए मुझे नहीं पता, मैं भूल गया कि किस डायरेक्शन में था, मैं मान के चलता हूँ कि वो ईस्ट से 30 डिग्री बना रहा था। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ से मेजर करोगे कितना डिस्टेंस, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा वाला अगर साउथ में लग रहा था 45 पे, तो यहाँ पे 45 यहाँ से मेजर करते हुए और यहाँ पे कितना बनाओगे, 8.5 सेंटीमीटर, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा सिंपली, कोई प्रॉब्लम। बाकी एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर के और भी बहुत फॉर्म होते हैं, तो उसको जैसे नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, ठीक है, तो इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हायर क्लासेस मतलब क्लास 11th में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फिलहाल वेक्टर के बारे में जितना इस क्लास में ज़रूरत था हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, क्लियर है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है कि सिंपल मान लो कि अगर आप एक बॉडी हो, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हो, आप निकलते हो यहाँ से जाते हो किराने की दुकान पे, ठीक है, वहाँ से फिर अंडे की दुकान पे, वो आपका किराने की दुकान से साउथ में है, ठीक है, फिर आप घूम के दोस्तों के घर से घूमते घामते आराम से घर पे आ रहे हो, तो जितना डिस्टेंस आपने एक्चुअली जितना चला है आपने, उसी को हम बोलेंगे डिस्टेंस। अगर उसी को हम मेजर कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। जैसे पहले आप सीधे गए 2 किलोमीटर, फिर आप यहाँ किराने की दुकान पे, फिर यहाँ से अंडे की दुकान पे चले, फिर यहाँ से अपने दोस्त के पास गए, फिर एक और दोस्त के पास, और वापस आ गए अपने घर। तो यहाँ से यहाँ यहाँ और ये सारा अगर इसको मैं टोटल कर लूँ तो ये मुझे क्या बता देगा कि आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहे हो, कितने भी टाइम में, जो भी टाइम गिवन होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या पता चल जाएगा, टोटल पाथ लेंथ। अगर मैं टोटल पाथ लेंथ का मतलब जितना आप कवर करके आ रहे हो, अगर मैं टोटल पाथ लेंथ को काउंट कर लेता हूँ तो वो मुझे क्या बता देगा, डिस्टेंस बता देगा, कोई प्रॉब्लम। तो ये था डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है द पाथ लेंथ बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। मतलब फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का जो पाथ लेंथ है उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए ए, आप यहाँ से शुरुआत कर रहे हो और घूम घाम के ऐसे कुछ करके ऐसे इधर से उधर उधर जैसे भी आ रहे हो, और ये हो गया आपका बी पॉइंट। तो ये पूरा का पूरा अगर डिस्टेंस को मैं मेजर करूंगा इस पूरे पाथ को, तो ये क्या बताएगा, ये है इसका डिस्टेंस, क्लियर है। आप बताओ डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी होती है या स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्लियर है। तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता है, सिंपली डिस्टेंस विथ डायरेक्शन,
समझ में आया? डिस्टेंस विथ डायरेक्शन। अगर आपसे कोई कहता है कि आप किधर चले, तो आप बताओगे कि मैं पहले 50 मीटर ईस्ट की तरफ गया, फिर वहां से मैं नॉर्थ की तरफ, फिर वहां से वेस्ट की तरफ, फिर मैं आगे कुछ गया और फिर वहां से मैं अपने घर पे यहाँ आ गया। समझ में आया? तो आप जब भी डिस्टेंस बताते हो, डिस्प्लेसमेंट को बताते हो, तो डिस्टेंस के साथ में मतलब उसकी मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन को भी बताते हो। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्टेंस डिस्टेंस विद डायरेक्शन, विद डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? थोड़ा सा और डीप में जाने की कोशिश करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। क्लियर है? देखिए, डिस्प्लेसमेंट के भी पार्ट हैं, लाइक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट और जीरो डिस्प्लेसमेंट। तीन तरीके के होते हैं। पहले तो डिस्प्लेसमेंट को ही थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता क्या? तो डिस्प्लेसमेंट वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। जैसे अगर आपको मैं बोलूं कि आप यहां से चले फिर यहां पे आए, क्लियर है? तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो मान लो अगर ये 5 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो डिस्टेंस आपका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस आपका हो जाएगा 8 मीटर। समझ में आया? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो फाइनल, ये फाइनल पॉइंट है ये वाला, ये आपका एफ है और यहाँ से इनिशियल, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? ये है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर है? समझ में आया डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं और इसी में डिफरेंस भी हम समझ रहे हैं। देखिए, जैसे मान लो कोई सर्कल है, आप यहां से शुरू किए और बाद में यहीं आके खत्म हो गए इसी पॉइंट पे। ए से शुरू करा और वहीं पे आके रुक गए। तो अगर डिस्टेंस की बात करूंगा तो आप डिस्टेंस क्या बताओगे? अगर मान लो इसकी रेडियस आर है, तो आप बताओगे कि इसका डिस्टेंस है 2 पाई आर, मतलब आपने 2 पाई आर पूरा डिस्टेंस कवर करा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना था, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल भी यही है और इनिशियल भी यही है। बताइए आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। मतलब आप पूरे गांव का चक्कर लगा कर वहीं आके खड़े हो जाते हो एक सर्कल में, तो क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट? जीरो। क्लियर है ना? यहीं से चले और फिर यहीं पहुंच गए, तो फिर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो। समझ में आया? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। क्लियर है ना? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर बॉडी कुछ ना कुछ कहीं से ट्रेवल कर रही है, अपना पोजीशन चेंज कर रही है, तो उसके बीच में तो कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस जरूर कवर करेगा। लेकिन अगर फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, तो ये था डिस्टेंस के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। वहीं डिस्टेंस हमारा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आज हमने जाना। वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को हम किस में क्लासिफाई किए हैं हमने, इसके बारे में जाना। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, यहाँ पे जितने भी टर्म हमने यूज़ करे हैं उसका यूज आएगा। ठीक है? उसका फर्दर बहुत ही ज़्यादा यूज है। तो पहले आप यहाँ तक रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है पता करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, एंगुलर मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ये आप पता करके रखो। फिर आगे हम स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन के साथ में। ठीक है? ओके, थैंक यू।